हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी के भूगोल का क्लास 10 का चैप्टर 1, वो है संसाधन एवं विकास। इसमें हम लोग आज देखेंगे कि संसाधन क्या हैं, इनका वर्गीकरण देखेंगे, इनके वर्गीकरण का आधार को देखेंगे कि किस किस आधार पर संसाधनों को बांटा गया है। तो चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, और चलिए क्लास को अब शुरू करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ जो समझना चाहते हैं कि संसाधन क्या है एवं इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया तो उनके लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए संसाधन क्या है, सबसे पहले तो आप लोग इसे समझ जाइए कि संसाधन किसको कहते हैं। तो संसाधन देखिए लिखा क्या हुआ यहाँ पे, पर्यावरण में उपलब्ध वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती हैं, ठीक है, एवं आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि संसाधन उसे हम लोग कहते हैं कि जो हमारे आसपास के क्या है, पर्यावरण में उपलब्ध हैं, साथ ही साथ ये क्या है कि हमारे विकास में ये उपयोगी हैं और क्या इन्हें क्या कर सकते हैं, ये हमारे आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन। एग्जाम्पल के लिए जो भी चीज़ आपके आसपास में दिखाई दे रहा है जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, जैसे कि पेन, कॉपी, पेंसिल, ये सभी। इसके अलावा भी जैसे कि गाड़ी वगैरह हो गए, घर के सामान, जो भी चीज़ आप लोग को दिखाई देते हैं, ये सभी क्या हैं, संसाधन हैं। तो देखिए संसाधन, फिर हम लोग इसको देखते हैं कि इसका कुछ आर्थिक वैल्यू है, ठीक है, इसका कुछ आर्थिक वैल्यू है। चलिए, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा देखिए कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप में भी पाए जाते हैं और कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो मानव निर्मित संसाधन होते हैं। देखिए इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है कि मानव भी खुद क्या है, एक संसाधन है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। देखिए इसमें ये जो वर्ड है इसको आप लोग समझेंगे कि मानव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, ह्यूमन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके क्या किया जाता है कि प्रकृति के साथ, प्रकृति में जो भी संसाधन, जो नेचुरल रिसोर्स उपलब्ध हैं उनको क्या करते हैं, उनमें कुछ चेंज करके अपने गति को, विकास की गति को बढ़ाने के लिए, जो ह्यूमन है अपने आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए इनका क्या करता है, और भी अच्छे से इनको उत्पादन करता है, ठीक है। और साथ ही इनके उत्पादन के लिए, इन संसाधनों का और भी अच्छे से प्रयोग करने के लिए कुछ संस्थाओं का निर्माण किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए संसाधनों का वर्गीकरण कई आधार पर किया गया है। जब आप लोग बुक में पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो इसमें लिखा गया है कि वर्गीकरण का कई आधार को है उसमें बतलाया गया है। तो चलिए जो सबसे पहला जो आधार है वो है उत्पत्ति का आधार। देखिए दोस्तों, हमारा पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है कि जिसमें जीवन है, ठीक है। आप लोग तो इसे बहुत पढ़ते आएंगे, क्लास 6 से आप लोग इसके बारे में पढ़ते आए होंगे कि पृथ्वी हमारा एक ऐसा ग्रह है जिस पे क्या है, जीवन उपलब्ध है। तो यहाँ पे जीवन उपलब्ध होने का कारण क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे संसाधन, प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमारे जीवन को क्या करते हैं, जीवन जीने में हमारी मदद करते हैं। तो देखिए इसके आधार पर ही, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भाग में बांटा गया है। जो पृथ्वी पर जो भी संसाधन पाए जाते हैं इनको दो भाग में बांट दिया गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन का मतलब सिंपल सा ये है कि जो सजीव हैं, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जैसे मनुष्य हो गए, वनस्पति हो गए, इन सभी को क्या कहते हैं हम लोग, जैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। और अजैव संसाधन के अंतर्गत वैसे संसाधन आ जाएंगे जो निर्जीव हैं, जिनमें जान नहीं है, जैसे चट्टान हो गए, ठीक है, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, तो ये सभी क्या हैं, अजैव संसाधन है। लेकिन भी क्या है, इनमें कुछ ऐसी चीज़ें जो पाई जाती है जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग आगे देखेंगे और समझेंगे भी। चलिए अब दूसरा जो आधार है वो है समाप्यता के आधार पर। देखिए ये जो वर्ड है इसका मतलब ये हो गया कि जो भी संसाधन हैं वो कभी ना कभी समाप्त भी हो सकते हैं, या फिर वैसे संसाधन हैं जिन्हें हम लोग फिर से बना भी सकते हैं। तो इनके आधार पर भी संसाधनों को बांटा गया। और इनके आधार पर भी संसाधन कितने, दो प्रकार हैं, नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन, ठीक है दोस्तों। नवीकरण संसाधन और दूसरा क्या है, अनवीकरण संसाधन। नवीकरण संसाधन के अंतर्गत वैसे संसाधन आ जाते हैं
जिनका अगर हम लोग एक बार उपयोग कर ले तो उसे फिर से हम दोबारा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम उन्हें पुनः चक्रण कर सकते हैं। तो वो संसाधन कैसे संसाधन हो जाएंगे, नवीकरण संसाधन। अनवीकरण संसाधन के अंतर्गत वैसे संसाधन आ जाएंगे जिनको अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो उनको बनाने में हम बहुत ही समय, बहुत ही ज़्यादा करोड़ों लाखों वर्षों का जो समय है वो लग जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं नवीकरण संसाधन के अंतर्गत, जैसे सूर्य से जो प्रकाश हमें मिलता है उसे सौर ऊर्जा का रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो जो सौर ऊर्जा है, जब तक सूर्य है तब तक हम उसके सौर ऊर्जा को हम लोग प्रकाश के रूप में और उससे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या है, नवीकरण संसाधन है। कहने का मतलब ये हुआ कि सूर्य की रोशनी कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। वहीं अगर अनवीकरण संसाधन की बात करते हैं, देखिए नवीकरण में और भी बहुत सारे संसाधन आ जाएंगे, जैसे जल जो है वो भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरण संसाधन के अंतर्गत वैसे संसाधन आ जाएंगे जैसे एग्जाम्पल के लिए कोयला, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोयला को, अगर जितना भी कोयला है पृथ्वी पे, अगर उस सभी कोयले को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो इस कोयले का निर्माण होने में करोड़ों वर्षों का समय फिर से लग जाएगा। तो ये अनवीकरण संसाधन, अगर ये समाप्त हो गए तो इन्हें हम तुरंत वापस नहीं ला सकते हैं। चलिए, पेट्रोलियम भी उसी तरह से हो गए हैं, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो आधार है वो है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का कितने प्रकार से बांटा गया है, तो देखिए इसमें है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देखिए दोस्तों, स्वामित्व का कहने का मतलब हो गया कि जो संसाधन है उस पर किसका हक है। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो है वो है व्यक्तिगत संसाधन। कुछ वैसे संसाधन होते हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ अपना ही अधिकार होता है। ठीक है, उस पर किसी और दूसरे का अधिकार नहीं होता। जैसे जो भी आपके घर में जो भी संसाधन होंगे वो सभी क्या है, आपके स्वामित्व संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे आपकी जो अपनी घर है, आपके अपने घर में जितने भी सामान हैं, ठीक है, आपके अपने घर की जो आसपास की जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका अपना कुआं हो सकता है, आपके अपने खेत हो सकते हैं, ये सभी क्या है, आपका व्यक्तिगत संसाधन है। ठीक है दोस्तों, अब है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन को कहेंगे, देखिए इस वर्ड को आप लोग पकड़ेंगे, सामुदायिक वर्ड का मतलब ही होता है जिसमें पूरा समाज आ जाता है। ठीक है, तो ये सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसमें एक पूरे समाज का हक उस पर होता है। ठीक है, उसका प्रयोग वे सभी कर सकते हैं, जैसे कि स्कूल, सड़क, हॉस्पिटल, ये सभी क्या हैं, रेलगाड़ी, ये सभी क्या हैं, सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब राष्ट्रीय संसाधन की बात करते हैं। देखिए राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत वैसे संसाधन आ जाएंगे जो एक देश की भूमि के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं, जैसे जंगल, पहाड़, पर्वत, जो भी चीज़, खनिज संपदा, जितने भी चीज़ आ जाएंगे। जैसे अगर हम लोग अपने देश भारत की बात करें तो इस भारत में जितने भी संसाधन हैं ये सभी क्या हो जाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी देखिए इसमें राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत जो हमारा जो समुद्री तट से 12 नॉटिकल माइल जिसको कहते हैं, इसके अंतर्गत जो भी संसाधन पाए जाएंगे इसमें भी किसका अधिकार होगा, उस राष्ट्र का अधिकार होगा। तो जैसे इस भारत के प्रायद्वीप भारत को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये जो समुद्री एरिया है इसमें जो भी संसाधन पाए जाएंगे 12 मील की दूरी तक में, वो सभी संसाधनों पर उस राष्ट्र का हक होगा, अर्थात भारत का अधिकार होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को देखते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत देखिए कुछ ऐसी संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संसाधनों का बंटवारा करती हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें होता क्या है कि कुछ ऐसे संसाधन भी होते हैं जो पूरे दूसरे राष्ट्रों का भी क्या होता है, उसमें अधिकार होता है। ठीक है, जैसे कि सूर्य पे तो किसी एक देश का अधिकार नहीं है, ना ही सूर्य पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार है, ना ही सूर्य पर किसी एक समुदाय का अधिकार है। सूर्य पे सभी का अधिकार है, जो भी जंगल में जीव जंतु रह रहे हैं, इस पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं या इस पृथ्वी पे जितने तरह से जो भी चीज़ें हैं उन सभी का क्या है, सूर्य पे अधिकार है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। अगला जो है वो विकास के स्तर पर, विकास के आधार पर। अब संसाधनों का बंटवारा हम लोगों ने देखा किस किस आधार पर किया गया। सबसे पहला जो आधार था वो उत्पत्ति का आधार था, दूसरा था समाप्यता के आधार पर, तीसरा था स्वामित्व के आधार पर और चौथा है विकास के आधार पर। इसमें देखिए संभावित संसाधन है,
विकसित संसाधन, भंडारित संसाधन है और संचित कोष है। देखिए इसमें जो प्रत्येक वर्ड लिखे गए हैं इसको हमें समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए, संभावित संसाधन, इस वर्ड में आप लोग पकड़ लिए होंगे कि संभावना को दर्शा रहा है। वैसा संसाधन जिसका संभावना है कि उसे हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, भविष्य में उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग भारत के नक्शे को देखेंगे तो जो पश्चिमी भारत है, यहाँ पे गुजरात राज्य और यहाँ पे राजस्थान राज्य में जो संसाधन मौजूद है वो है पवन ऊर्जा वाले संसाधन और सौर ऊर्जा वाले संसाधन। हमें पता है कि ये संसाधन हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब प्रयोग में ला सकते हैं, परंतु इनका जो है अभी हम लोग यूज़ करना शुरू नहीं किए हैं क्योंकि इसके निर्माण में जो खर्च है वो अधिक हो सकता है। इस वजह से इसका अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए, अगला जो है वो विकसित संसाधन। विकसित संसाधन कहने का मतलब वैसे संसाधन हो गए जिनका विकास जो है, जिनका हमें उनकी मात्रा, उनकी गुणवत्ता के बारे में हमें पता है, सर्वेक्षण का जो कार्य करके इनके बारे में पता किया जा चुका है और हमें पता है कि ये संसाधन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब भंडार संसाधन के अंतर्गत वैसे संसाधन आ जाते हैं दोस्तों कि जिनका भंडार तो है लेकिन उन संसाधनों का प्रयोग जो है वो हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस संसाधन का प्रयोग करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो प्रौद्योगिकी चाहिए, वो हमारे पास अभी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बुक में जिस तरह से बताया गया है कि जो जल है वो H2O, ये दो गैसों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। देखिए, हाइड्रोजन गैस जो है वो ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि इन दोनों में से हम हाइड्रोजन को कैसे अलग करके हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, इस तरह के जो संसाधन है ये भंडारित संसाधन है, ठीक है दोस्तों। अगला जो है वो है संचित कोष। देखिए, संचित कोष जो है वो भंडार संसाधन का ही, भंडारित संसाधन का ही एक भाग है। इसमें क्या है कि हमें पता है कि जो संसाधन है वो हमारे पास है और हम उसका फ्यूचर में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी उसमें जो प्रौद्योगिकी है वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। जैसे कि नदियों का जल, जो नदियों का जल है उससे हम विद्युत का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, लेकिन बहुत अभी इसका जितना व्यापक मात्रा में हमें करना चाहिए प्रयोग, उतना अधिक मात्रा में हम इनका प्रयोग नहीं कर पा रहे। कुछ कुछ थोड़े मोड़े किए जा रहे हैं, लेकिन जिस स्तर पे हम कर सकते थे उस स्तर पे हम इनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वर्गीकरण जो है के आधार पे जो किया गया है संसाधनों का वो आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, अब हम लोग देखते हैं संसाधन के प्रकार। यहाँ पे हम लोगों ने देखे कि संसाधनों का वर्गीकरण किया गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं संसाधन कितने प्रकार के हैं। सबसे पहला जो प्रकार है संसाधन का वो तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, ठीक है। और देखिए, प्राकृतिक संसाधन को फिर आगे बांट दिया गया है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में। देखिए, नवीकरणीय संसाधन क्या होता है पहले ही आप लोगों को बता दिया गया है, अनवीकरणीय संसाधन भी क्या है आप लोग समझ गए हैं। चलिए, अब देखते हैं नवीकरणीय संसाधन को फिर से दो भाग में बांट दिया गया है। सतत प्रवाह वाले संसाधन जैसे पवन और जल। देखिए, ये ऐसे संसाधन है कि हम इनका फिर से प्रयोग कर सकते हैं, ये नवीकरण संसाधन के अंतर्गत आ रहे हैं, अर्थात इन संसाधनों का अगर हम उपयोग कर लेते हैं तो फिर से हम इन संसाधनों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि पवन ऊर्जा और जल, ऐसे दो संसाधन हैं, ठीक है। और देखिए, नवीकरणीय संसाधन के ही अंतर्गत आ जाएंगे कौन सा संसाधन, जैव संसाधन, ठीक है, ठीक है। इसमें कहने का मतलब हो गया जो लकड़ी हैं, पेड़ पौधों से जो हमें संसाधन प्राप्त होता है, उन संसाधनों का अगर हम प्रयोग कर लेते हैं तो फिर से हम पेड़ को लगाकर दूसरे बार भी संसाधन का जो निर्माण है वो हम कर सकते हैं। चलिए, अब इस जैव संसाधन को भी दो भाग में बांट दिया गया, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, पुनः चक्रीय धातु। देखिए, अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत भी जो धातु है वो पुनः चक्रीय, जैसे लोहा, लोहा को आप लोग समझ सकते हैं, लोहा एक धातु है और ये क्या है, पुनः चक्रीय है। मतलब अगर एक बार लोहा से अगर किसी चीज़ का निर्माण कर दिया गया तो उसे हम लोग फिर से पुनः चक्रीय करके दूसरे किसी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। और अचक्रीय के अंतर्गत आ जाएगा जीवाश्म ईंधन, जिसे फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, अचक्रीय कहने का मतलब हो गया कि अगर हम लोग उसका एक बार यूज़ कर लिए तो दोबारा हम उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब मानवीय संसाधन को बांटा गया है दो भाग में, संरचनाएं एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता। इसको समझने के लिए आप ये समझ जाइए कि बहुत सारे जो भी संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जो उपलब्ध हैं, उनके संरचना को हम लोग समझते हैं और उसके अच्छे से उसके विकास के लिए उसमें कुछ प्रौद्योगिकी को डालकर हम क्या कर सकते हैं, कुछ संस्थाओं का निर्माण करते हैं और उनके अंतर्गत उन संसाधनों को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने प्रयोग के लायक उन्हें बनाते हैं। और मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर हम, जैसे कि कोयला है,
कोयला को आप लोग जानते हैं कि वो प्राकृतिक संसाधन है। तो देखिए उसमें उसका जो मात्रा और उसमें जो गुणवत्ता है, उस आधार पर कोयला को भी क्या किया, 2-3 कैटेगरीज में बांट दिया गया। तो ये किसके आधार पर, ये मानव संसाधन के आधार पर ही इन्हें बांटा गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।